So the chapter is staffing that we are going to perform. सुनो बेटा, देखो स्टाफिंग होता क्या है बेसिकली। हम लोग जब कभी कोई भी बिजनेस या कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, भाई हमें करना क्या है। हमने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि कौन कौन से लेवल रखेंगे, कितने लोग रहेंगे, उनके क्या क्या काम होंगे, क्या क्या उनकी मतलब अथॉरिटीज होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, मतलब कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा। भाई मानो एक बंदे ने काम करा तो काम रिस्पॉन्ड भी तो करना पड़ेगा, बताना भी तो पड़ेगा जाके भैया मैंने क्या काम करा किसको। तो बंदा जाके किसको बताएगा, ये सब काम किसमें आती है, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाते हैं। मतलब मेरे पास क्या पावर है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब मैं काम को कंप्लीट कर लूंगा मैं किसको अकाउंटेबल हूँ, कौन मुझसे पूछेगा। जैसे आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब टीचर पूछ रही है तो आप अकाउंटेबल दो जनों के लिए, किसके लिए, तीन जनों के लिए अकाउंटेबल, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर के लिए। सो देयर आर सो मेनी पर्सन विच आर टू अकाउंटेबल यू। सो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी हमने डिसाइड करी, भाई ये बंदा इसको जाके रिपोर्ट करेगा, इसकी ये पावर्स होंगी, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा व्हाटएवर। लेकिन ये सब कुछ कर लेने के बाद अब अभी तक अगर हम ध्यान से सोचे तो हम तक काम अभी शुरू नहीं करा हुआ, अभी तक हमने काम शुरू नहीं करा हुआ, बंदे नहीं है अभी हमारे पास। अभी हमने सिर्फ पोजीशन डिसाइड करी है, काम सोचा है करना क्या है, मतलब प्लानिंग करी है, ऑर्गेनाइजिंग करी है, लेकिन स्टाफिंग नहीं करी, तक बंदे नहीं है अभी हमारे पास काम करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस अब जो हमारे पास आएगा वो रहेगा स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें स्टाफिंग कैसे की जाती है, क्या की जाती है, मतलब लोगों को ढूंढा कैसे जाए। मानो आज मुझे अगर कोई अपना बिजनेस करना हो, मैं उसकी स्टाफिंग कैसे करूंगा। तो सबसे पहले अपने बिजनेस में बताऊंगा कितने लोगों की जरूरत कितनी है, पहले तो पता लगा, तभी तो बंदों को रिक्रूट करना शुरू करोगे, रखना शुरू करोगे। तो सबसे पहला काम क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो कि आपको सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो सबसे पहले हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट का पता लगाएंगे, हमारे को बंदे काम क्या करवाना, कितने बंदे चाहिए। अब इसके अंदर दो चीजें होती है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर, एक होता है वर्क लोड एनालिसिस, एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस, कि हमारे पास वर्क का लोड कितना है मतलब काम कितना है। टू एनालाइज द वर्क एंड फॉर डूइंग दिस वर्क हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। फिर देखो वर्क फोर्स एनालिसिस को कितने लोग हमारे पास हैं, मतलब मान लो मुझे इस काम के लिए 25 लोगों की जरूरत है मेरे पास 8, तो मैं पता लगाऊंगा कि मुझे 17 लोगों की और जरूरत है, जिससे मैं एनालाइज करूँ पूरी चीज का पता करना, कितने हैं, कितने और जरूरी हैं, इन सब चीजों का काम करता है वर्क फोर्स एनालिसिस। बहुत छोटा सा मीनिंग है, वर्कलोड का मतलब काम के बारे में पता करना, काम कितना है, उसके लिए कितने लोगों की जरूरत है, और वर्क फोर्स का मतलब कितने लोग हमारे पास हैं और कितने काम हमें और वर्कर चाहिए, कैसे रिक्रूट होंगे। देन देयर कम्स नेक्स्ट टास्क, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब वर्कर को ढूंढना। अब देखो वर्कर, मानो मेरे को कोई दुकान शुरू करनी, मानो मैं छोले भटूरे की दुकान शुरू करना चाहता हूँ, एज्यूम्शन कर लेते कि मुझे छोले भटूरे की दुकान शुरू करनी, दिमाग में आ गया कि भाई हमारे यहाँ की सबसे फेमस शॉप है ओम भटूरे वाला, बंद हो गया है, तो चलो क्यों ना उसके नौकरों को ही अरेंज कर लूं, उसके नौकरों को अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास छोले भटूरे की दुकान हम खोल पाएंगे। तो दिमाग में क्या बात आ गई, वर्कर कहाँ से आएंगे, वहां से। लेकिन मैं अब उसके पास गया, मैं कहा भैया तू मेरे पास काम करेगा, बोलो बाबूजी मैं तो नहीं करूंगा मैं तो अपना काम खोलूंगा। तो क्या मैं उसको रख पा रहा हूँ, नहीं। अब मैं कहता हूँ देख तेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, तेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, 10 बातें मैं उसको सुना देता हूँ, जिसके चक्कर में मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनता है, कहता है अच्छा बाबूजी ठीक है, मैं आपको काम करने को तैयार हो जाऊँ। तो जब वो काम करने के लिए तैयार हो गया तो इसका नाम था रिक्रूटमेंट। अभी मैंने उसको रखा नहीं है मैं पहले उससे तैयारी करवाऊंगा। तो पहले वो बंदा मेरी जॉब के लिए आए, मेरी जॉब के लिए अप्लाई करे, इसका नाम होता है रिक्रूटमेंट। दैट मीन एनकरेज द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब।
यानी पोटेंशियल वर्कर का पहले पता लगाना, उसको एनकरेज करना कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब करे। अभी मानो मुझे किसी काम के लिए बंदों को रखना, मैं 10-12 बंदों को बोला तो उसमें कई आ गए मेरे पास। अब मैं सबको तो नहीं रखूंगा ना, रखूंगा तो 1-2-3 कोई, तो उनमें से मैं बेस्ट को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। तो तीसरा काम मेरे पास होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन होने के बाद क्या करूंगा, मैं उनको जॉब समझाऊंगा कि उनका काम क्या क्या। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन का अदर नेम क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग। मतलब वर्कर को ट्रेनिंग देंगे। अभी किस तरीके की ट्रेनिंग है भाई, ये ट्रेनिंग है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, उनसे आपके किस तरीके के रिलेशन रहेंगे, आपका बॉस कौन है, आपका जूनियर क्या है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज क्या है। इंट्रोडक्शन। हाँ जी सर इंट्रोडक्शन ना, वर्ड इंट्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे इंडक्शन वर्ड है। आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन, बट इट इज नॉट इंट्रोडक्शन, इट इज इंडक्शन। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज से फेमिलियर करवाना। इंडक्शन थोड़ा और ज्यादा वास्टर टर्म है, जिसमें हम बहुत सारी बातों को बोल रहे हैं, बट इट इज जस्ट लाइक द मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है। वर्ड जो है इंट्रोडक्शन नहीं है, इंडक्शन ट्रेनिंग है। ठीक है, होता है इसका रियल मीनिंग इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से। क्लियर? यस सर। सो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग मतलब, इंट्रोडक्शन मतलब हम लोगों को, वर्कर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सभी चीजों से, कि हमें क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, क्या क्या चीजों को हमें करना जरूरी है। ठीक है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है। प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट का मतलब क्या था, वर्कर को जब तक जॉब पे प्लेस ही नहीं करेंगे उसको बताएंगे क्या। मानो मेरे पास 4 पोस्ट हैं, जब जिस पोस्ट पे रखना उसी के हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस करूंगा ना, उसी के हिसाब से उसको काम बताऊंगा, तेरे को ये काम करने पड़ेंगे इस पोस्ट पर रहकर। तो पहला होता है प्लेसमेंट और फिर होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। अब बंदे को मैंने जॉब पे रखा है तो पहले मैं उसको अपने हिसाब से काम सिखाऊंगा भी तो सही। तो जिस पोस्ट पर मैंने उसको अपॉइंट किया है, अब मैं उसके हिसाब से उसको कह दूंगा ट्रेनिंग। पहली जो ट्रेनिंग थी वो इंडक्शन ट्रेनिंग थी, मतलब सिर्फ फेमिलियर करवाया गया कि कल से जब आप आओगे तो आपका बॉस ही होगा, आपका जूनियर ही होगा, आपके कोलीग ही होंगे, आपको इस पोस्ट पे बैठना है, यहाँ बैठना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब शुरू होगी उसकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम उसको काम देंगे, उसको सिखाएंगे भाई काम तुझे कैसे करना है। हो सकता है उसको ऑलरेडी काम आता होगा, लेकिन हम उसको काम सिखाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चाहे उसको काम आता ही हो, लेकिन हो सकता है हमें कुछ और चाहिए हो, तो हम जैसा भी चाहते हैं वैसे हम उसको कह देंगे ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर अब मानो ट्रेनिंग भी उसको दे दी, अब उसने काम सीख लिया, काम करना शुरू करा। अब जब वो काम को जैसे भी करेगा तो हम उसको, आपको नहीं लगता कि हम उसको परफॉर्मेंस को देखेंगे, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, फिर उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग या तो उसको प्रमोशन देंगे, या उसी पोस्ट पे रखेंगे, या डिमोशन करेंगे, या निकाल देंगे, जैसा भी होगा। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज करना, मतलब प्रशंसा करना, और उसको फिर प्रमोशन देना। अगर उसका काम बढ़िया हो रहा है तो उसको प्रमोशन दो, और उसको करियर ओरिएंटेशन की अपॉर्चुनिटी दो, कि मतलब नया करियर उसके अपॉर्चुनिटी दो कि भाई तेरे को ये ऑप्शन मिली है तो तू ये भी कर सकता है हमारे साथ। और उसको कॉम्पनसेशन देना। कॉम्पनसेशन का मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट देना, या जैसे रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पता है कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। तो जो भी हम उसको पैसा देते हैं, जो भी उसने काम करा उसके बदले में जो भी हम उसको सैलरी दे रहे हैं, सैलरी, अलायंस, परक्विजिट, ये सब हमारे क्या होता है, कॉम्पनसेशन का पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट होता है कभी ना कभी वो रिटायर भी होगा, टाटा बाय बाय करना होगा उसको, तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे वो भी हमारा स्टाफिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इस सबके जब कामों को कौन देखेगा, एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको आप एचआर डिपार्टमेंट कहते हो। आपने एचआर वर्ड बार बार सुना होगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सारी बातों को रखना, हिसाब किताब रखना, कितने लोगों की जरूरत है, कहाँ से आएंगे, कैसे रखेंगे, कितनी उनकी सैलरी होगी, कैसे उनको सैलरी दी जाएगी, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और कैसे हम उनको प्रमोट करेंगे। सब चीजों का डिसीजन एक डिपार्टमेंट देता है जिसका नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी मैक्स, ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आता है? यस सर। इसकी रीडिंग जो है आप वहीं से करोगे जो मैंने आपको बता रखा है।
कहाँ से? रीडिंग आप करोगे जाकर मेरे नोट्स में से, ठीक है। मैं बार बार यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, आप लोग किताबें पढ़ते रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताब मत पढ़ो, किताब पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, अच्छी बात है। किताब में अगर आपको कुछ ऐसा लगे जो मैंने नहीं पढ़ा रखा, मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मेरे दिमाग से कोई स्किप भी हो जाए बाई चांस। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी अगर हो गया हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो कि सर आपने ये नहीं बताया भैया, ये चीज है या नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन नोट्स जो है मेरे वाले याद करके जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बात, क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड नोट्स मैंने दे रखे हैं, चैप्टर बहुत लिमिटेड बना के दे रखा है। किसी भी चैप्टर के नोट्स 6 पेज से ज्यादा नहीं, 6 पेज बैक टू बैक मिला के बता, 6 पेज अगर मानो आपके पास है टोटल, यानी कि टोटल 12 पेज मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 12 पेज से ऊपर कोई असाइनमेंट नहीं है मेरा, ठीक है। तो 12 पेज अगर मैंने आपको पूरा असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो 6 पेज के अंदर अगर चैप्टर कवर हो रहा है तो 6 इंटू 12 कर लो, मैक्सिमम 72 पेजेस है जो आपको याद करना है। तो इससे पतली किताब मैं नहीं बना सकता था जो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो जो आपने याद वहीं से करना, कोशिश यही करना। बाकी बुक आप कोई भी रखो, आपके पास कोई सी भी किताब है, कहीं से कैसे भी पढ़ो, पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर वहां से रीडिंग कर लो, बट नोट्स मेरे ही याद करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में 1 मार्क के मैंने क्वेश्चन बना के दे रखे हैं और आपको उसी को पढ़ना है, ठीक है। डन, चलो अब चलते इसके बाद आगे। ये आ गया स्टाफिंग प्रोसेस। अब दूसरा होता है बेटा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? अभी आपने बीच में एक वर्ड पढ़ा सिलेक्शन, बीच में आपने पढ़ा वर्ड सिलेक्शन, पढ़ा थर्ड पॉइंट सिलेक्शन। अब क्वेश्चन रहता है कि सिलेक्शन कैसे होता है? क्या बस बंदा आया, हाँ भाई ठीक है कल से तेरी जॉब होगी, कल से तू आ जियो, खत्म, जा? ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन को इस तरीके से नहीं करती। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन का एक पूरा तरीका रखती है। हाउ टू डू सिलेक्शन, दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस। भाई आप है ना, इसके लिए कोई सा एक टीचर अपने दिमाग में जाओ। जैसे आपके स्कूल में इंग्लिश का टीचर आना है, ठीक है, मैंने इंग्लिश के टीचर का एग्जाम्पल ही बना रखा है, तो मैं वही सुनाता हूँ आपको। पहले भी 2-3 बार सुना चुका हूँ मैं आपको। मानो मुझे टीचर की जॉब के लिए इंग्लिश के टीचर की जरूरत है, तो सबसे पहले अखबार में एडवर्टाइजमेंट दूंगा, बहुत सारे लोग आएंगे ऑफिस में पूछने के लिए कि जी मुझे जॉब करनी, मुझे जॉब, क्योंकि जॉब के लिए अप्लाई करूंगा हजारों लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इनको एग्जाम्पल दिया, यही एग्जाम्पल आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहना चाहिए। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के तौर पे एक बंदा आया, वो आके पूछता है ऑफिस के अंदर, हाँ जी मैडम जी, वो हमारे स्कूल में अंग्रेजी के टीचर के लिए वो फॉर्म निकले हुए थे, तो वो फॉर्म अभी अवेलेबल है क्या? तो मैडम उससे पूछती है सिंपल क्वेश्चन, हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब? तो ही सेज, अरे तुमने इतना लंबा चौड़ा बंदा नजर ना आ रहा, मैंने डबल एमए कर रखी है इंग्लिश में, हरियाणा थे। तो क्या जवाब होगा आपके स्कूल में, पब्लिक स्कूल के अंदर उसका टीचर का? हाँ जी, मैं क्या कहते हो? सर रिजेक्ट हो जाएगा। मैं क्या बोलेगी, कल से आ जाना, या बोलेगी फॉर्म खत्म हो गए? सर खत्म हो गई। फॉर्म खत्म हो गए। एक दूसरा बंदा आता है उसके थोड़ी देर बाद, ही सेज द लाइक दिस, एक्सक्यूज मैम, today I've seen in the newspaper there is a vacancy for the English teacher, whether the forms are still available? Now she again asks the same question, who wants to apply for the job? He says myself want to apply for the job. I have done MA in English twice from Delhi University only, and I am teaching from last 10 years or 8 years, whatever. Now what the answer will be? She will say, okay, go to the counter number 2, collect the form, there will be examination, there will be written test to you on Tuesday or Wednesday, whatever the date decided, right? तो टीचर ने सबसे पहले छोटी छोटी बातें करके, कितनी पढ़ाई कर रखी है, कहाँ से पढ़े हुए हो, क्या एज फैक्टर है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, ये छोटी छोटी बातें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में पूछ ली जाती है। उसके अकॉर्डिंगली आगे का प्रोसीजर शुरू करा जाता है। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। फिर आता है सिलेक्शन टेस्ट। फिर एक सिलेक्शन का टेस्ट होगा,
भाई टेस्ट में था, रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। अभी टेस्ट कई तरह के होते हैं। टेस्ट के नाम से आप लोग याद करो, टेस्ट जैसे ही वर्ड आएगा तो आपको इसका वर्ड याद करना है, पिटाई। टेस्ट में जब हम फेल होते हैं हमें क्या होती है, पिटाई पड़ती है ना, तो पिटाई। P फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, I फॉर इंटेलिजेंस इंटरेस्ट टेस्ट, T फॉर ट्रेड टेस्ट, A फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, I फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट, पांच तरह के टेस्ट होते हैं। हर टेस्ट का एक अलग मीनिंग है। कुछ जगहों पर हमें एक टेस्ट देना पड़ता है, कुछ जगहों पर हमें 2 टेस्ट देने पड़ते हैं, और कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसमें 5 के 5 टेस्ट देने पड़ते हैं। डिपेंड करता है पर्सन कैसे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो। जैसे अगर मानो पीआर की जॉब के लिए बंदा चाहिए, जो पास पब्लिक रिलेशन में रहेगा बंदा, उसे हम सबसे पहले देखेंगे उसका पर्सनैलिटी टेस्ट कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, लुक वाइज कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, बोलता कैसे, चलता कैसे, लिखता कैसे, पढ़ता कैसे, मतलब इस तरह की चीजों को हम देखेंगे। फिर हम उसको देखेंगे भाई उसका इंटेलिजेंस कितनी है, किस तरीके जवाब देता है। अगर पीआर की जॉब है तो हम उसकी इंटेलिजेंस देखेंगे और पर्सनैलिटी टेस्ट देखेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उस तरीके जवाब कैसे देता है, उसके बात करने का तरीका क्या होता है, क्या वो बात को बगैर सोचे समझे जवाब दे देता है, या उस बात को अपने दिमाग में सोचता है, अकॉर्डिंगली बहुत सोच समझ के जवाब देता है। दैट मीन्स चीजों को बताने का उसका तरीका क्या, मतलब नई सिचुएशन अगर कोई आ गई तो किस तरीके रिएक्ट कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, तो वो क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होती है। फिर होता है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट। मानो हमने किसी बंदे को जॉब देनी है और मानो उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे मानो बंदा जा रहा है आर्मी के अंदर, देश से नफरत करता है, कैसे जा सकता है आर्मी के अंदर, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट देखेंगे भैया तो उसका लगन कितनी है, देश से कितना प्यार करता हो, ठीक है, तो दैट इज नोन है इंटरेस्ट टेस्ट। और अगर मानो टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको, जैसे मैं कहता हूँ ना बार बार कि मेरा पढ़ाना एक प्रोफेशन नहीं है, पैशन भी है, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, मैं कोई बोर नहीं होता पढ़ाते, चाहे रात को 10 बजे पढ़ा दो, चाहे 2 बजे पढ़ा दो, चाहे 3 बजे पढ़ा दो, चाहे सुबह उठा के पढ़ा दो, कभी वो पढ़ाने लग जाऊंगा, मेरे को मजा आता है, एंड आई नेवर फील बोर्ड, मेरा इंटरेस्ट है, तो दैट इज नोन है इंटरेस्ट टेस्ट। तो हम पहले बंदे का इंटरेस्ट चेक करते हैं, इंटरेस्ट कैसा है उसका। अब इसके टेस्ट को चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं, उससे बातें पूछनी है या उसको काम करवा के देखना है, काम दिल से कर रहा है, लगन से कर रहा है, या ऐसे ही कर रहा है जबरदस्ती बोर होके कर रहा है, दैट इज नोन इंटरेस्ट टेस्ट। Then is a trade test. Trade test means past knowledge of the person. How much the past knowledge the person has. That means about the trade, whatever the task he is going to perform, whether his intelligence is much better in the trade or not. That means whatever the profession or the task that he is going to perform, whether he has a knowledge about it, vast knowledge about it, or he doesn't have a knowledge about it. That is known as trade test. Then there is a aptitude test. Now, what is aptitude? एप्टीट्यूड मीन्स टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि सपोज करो अगर मैं कोई एक काम कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर मैं किसी काम को करने जा रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं एटीट्यूड, जैसे कि ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, बच्चों का मोस्टली जितने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सर ये मेथड आता तो है, सर दूसरा मेथड मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम टीचर लोग कैसे होते हैं, हमें एक मेथड आता है, दूसरा तो तीसरा चौथा पांचवा सभी मेथड सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा नया सीखने की कुछ क्या होती है, चाहत होती है। ऐसे ही जिस किसी जॉब पे आप जा रहे हो, क्या आप कुछ नया सीखने की चाहत रखते हो या नहीं रखते हो, दैट इज नोन एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाट आर द नॉलेज यू हैव, वेदर यू आर रेडी टू गेन द न्यू नॉलेज और नॉट, वेदर यू आर सफिशिएंट विद व्हाटएवर द नॉलेज यू हैव एंड यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड। Few people are there who wants to know always something new, something better than the before. That is known as aptitude test. नया कुछ सीखने की चाहत। तो कुछ जॉब में ऐसा जरूरी होता है कि बंदा अप टू डेट रहे, नई नई चीजों को सीखता रहे, नया नया करता रहे, तो दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 5 तरह के हमारे टेस्ट होते हैं। इन टेस्ट में अगर आपको किसी में कोई डाउट लग रहा है मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। बताओ जी। महक, ओवर टू महक। नो डाउट सर। अल्फा टू चार्ली, हाँ जी। अल्फा टू चार्ली का मतलब मालूम है आपको? नो सर।
आपने सुना होगा कई बार टीवी में, पिक्चरों में, अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली, चार्ली टू अल्फा, चार्ली टू अल्फा, सुना हुआ है? नहीं सर। यस सर। क्या होता है इसका मतलब? ये कोड वर्ड है। अब यही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने आपको बताया था एनकोडिंग, है ना? अब मानो मैं किसी बंदे की बात सुन रहा हूं तो मैं समझ जाऊंगा कौन किससे बात कर रहा है। अल्फा कैसा वर्ड होता है? अल्फा ऐसा वर्ड होता है, ठीक है? बड़ा बंदा छोटे बंदे से बात कर रहा है, अल्फा टू चार्ली। अल्फा किससे बात कर रहा है? चार्ली छोटे बंदे से बात कर रहा है। चार्ली टू अल्फा, चार्ली छोटा जो बंदा है बड़े बंदे से बात कर रहा है। गॉट इट? दिस इज encoding and coding. They are not telling their positions, but they are telling to whom he is talking about, right? So similarly, these are called selection test. Now, employment interview. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? मानो किसी बंदे ने, हमने जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए कहा था, बंदा भी जॉब के लिए आ गया, उसको जॉब पे हमने टेस्ट भी उसका यही किया, अब उसका इंटरव्यू भी तो लोगे ना भाई। वो इंटरव्यू क्लियर कर गया, उसने पेपर भी क्लियर कर दिया, सब हो गया, क्या उसको जॉब पे रख दे कल से? नहीं, पहले भी उसका इंटरव्यू लेंगे पुराना बैठ के। एक होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग था ना, वो भी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ही होता है, यानी पुराना इंटरव्यू देखना, कोई छोटी मोटी बातों को चेक करना। अब प्रॉपर इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में उसकी पास्ट को देखा जाएगा कि पहले वो कहाँ जॉब कर रहा था, क्या जॉब कर रहा था, कितने टाइम में उसने ये वह काम करा हुआ है, ठीक है? उसने वहां से जॉब छोड़ी क्यों, पहले क्या सैलरी दे रहा था, हमारी कंपनी में क्यों आना चाहता है, सब चीजों को उससे पूछना होता है। तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब हमने मानो उसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। अच्छा एक बात बता दो, ये तीन बातें जो भी लगोगे, तीन में से अगर एक भी जगह पे बंदा फेल हो गया तो वहीं से आउट हो जाएगा। जिस स्टेप में बंदा फेल हो गया वहीं पे आउट हो जाएगा, ध्यान रखना। मानो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आउट हो गया तो बाहर, अब दोबारा उस बंदे से बात नहीं करेंगे, वो निकल गया। अब मानो उसने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग तो क्लियर करी, टेस्ट दिया, टेस्ट में फेल हो गया तो आउट, अब वो आगे नहीं जाएगा। इंटरव्यू सिर्फ उसी बंदे का जो टेस्ट क्लियर करेगा। अब मानो उसने टेस्ट भी क्लियर कर दिया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आ गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, अब आगे जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस बंदे का हमने इंटरव्यू लिया है उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि वो कहाँ रहता था, कहाँ जॉब कर रहा था, किस इलाके में वो रहता है, उसका बैकग्राउंड कैसे, कोई यार दोस्त कैसे है, उसने कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रखी, कोई पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है उसका। तो इसको कहते हैं रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करना, वो किसके रेफरेंस से आया हुआ, इन सब चीजों को देखा जाता है। देन इट इज कॉल्ड सिलेक्शन डिसीजन। जब वो इन सारे टेस्ट में क्लियर हो जाता है तो सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि ठीक है भाई, ये बंदा हमारे काम के लिए सही है, हम डिसीजन ले लेते हैं भाई, इसको रखेंगे, ठीक है? अब हमने डिसीजन तो यही लिया, लेकिन डिसीजन ये रखा नहीं है इसको। हमने डिसीजन ये लिया इसको बंदे को रखेंगे, लेकिन हम उसको पहले एक बात कहते हैं, डिसीजन तुमने ये लिया तो एक काम कर, आने से पहले मेडिकल चेकअप करा दे भैया, क्योंकि तेरा सिलेक्शन हो गया। सिर्फ सबका मेडिकल चेकअप थोड़ा कराते फिरेंगे, जिस बंदे को हम डिसाइड करेंगे एक दो बंदों को, उसी का मेडिकल चेकअप कराएंगे। तो मेडिकली फिट देखते हैं, मेडिकली फिट है या नहीं बंदा। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी कंपनी में सब कुछ उसका ठीक चल रहा हो, पता कि मेडिकली अनफिट है, ठीक है? उस बंदे को ऐसी बीमारी जिसके कारण वो हर 2 दिन में छुट्टी मांगता रहे। जब आया था तब तो बहुत बढ़िया था, हर 4 दिन बाद मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को वो प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम, तो दिक्कत हो जाएगी। हम दोबारा क्या पूरा सिलेक्शन करने बैठेंगे सारा सारा? दिखने में बहुत आसान सा प्रोसेस लग रहा होगा आपको। कंपनी के बड़े बड़े बंदे इन कामों में जुट जाते हैं जब ये काम चल रहा होता है। उनका काम ही सिर्फ उस समय पे ये रहता है। कितने सारे लोग वॉक इन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कितना सारा डिपार्टमेंट जो सिर्फ इन सब बातों में इन्वॉल्व हो जाता है उस समय पर। तो बहुत टीडियस टास्क होता है, और हजारों लाखों रुपए सिर्फ इस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं। उनके आने से पहले इंटरव्यू के लिए जगह बनाना, उनके स्पेशल जो हाई रैंक के जो पर्सन होंगे बैठेंगे वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए, उनका भी टाइम बर्बाद नहीं होता क्या? प्रोडक्शन के सारे काम छोड़ छुड़ा के, एक्टिविटीज सारी छोड़कर बिजनेस की क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कोई छोटा मोटा टास्क नहीं होता जो इसकी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है? देन क्या होता है, हमने सिलेक्शन कर दिया, मेडिकल चेकअप करा लिया। अब मेडिकल चेकअप के बाद में हम उसको जॉब ऑफर करेंगे। इसके बीच में एक पॉइंट और आएगा, जॉब ऑफर, 7 पॉइंट। हम उसको जॉब ऑफर करेंगे भैया, वो अब सब कुछ सही है भाई, बंदा आया भी। कई बार आपने देखा हो, कई बार आप भी पेपर देने जाते हो, क्या सोच के जाते हो, अरे मैं तो सिर्फ पेपर ऐसे ही देने जा रहा, मुझे देखने के लिए मेरा सिलेक्शन होता नहीं होता ना। कई बार कई बंदे सिर्फ इंटरव्यू से ऐसे देखने जा रहे हैं मेरा कैलिबर कितना है, मुझे कोई पूछ रहा नहीं पूछ रहा।
समझ रहे हो? सो दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, जॉब ऑफर करी जाती है पहले उसको, फिर जो कहता है हाँ जी मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, मेरे को ठीक है, मैं तैयार हूँ जॉब करने के तैयार, तो फिर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई जैसे आपके स्कूल में भी टीचर आते होंगे कई सारे, 2-2 साल के लिए आते हैं, 1-1 साल के लिए आते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल टीचर होते हैं, ठीक है। फिर उनको परमानेंट रखा जाता है 2 साल तक, तो पहले उसको ऐसे ही रखा जाता है देखने के लिए कि काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। कैजुअल टीचर जिसे हम कहते हैं। हाँ जी, ओके बेटा। महक बताओ, दोनों चीजें क्लियर होती है बेटा? यस सर। चलो अब चलते हैं इसके बाद जो नई चीज हमारे काम की अभी आएगी। तो मैंने आपको 2 प्रोसेस पढ़ाए हैं अभी आपको, एक मैंने आपको पढ़ाया है स्टाफिंग प्रोसेस, दूसरा मैंने पढ़ाया सिलेक्शन प्रोसेस। अब तीसरी चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ छोटी सी, मुझे अभी मैंने एक ट्रेनिंग की बात करी थी, हम वर्कर को ट्रेनिंग दें, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आपके कोर्स में जो है सारे स्टेप्स नहीं है, कट चुके, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, जॉब रोटेशन भी कट गया। अब आपके पास रहेगा सिर्फ ये, एक ये और एक ये, 3 चीजें रह गई हैं। इसको सुनो। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार जैसे मानो भी आप सुनते हो बच्चे सीए करते हैं या लॉ की तैयारी करते हैं, तो आपने सुना होगा सीए के अंदर आपने वर्ड सुना होगा, बट अरे तो क्या कर रहा है भाई, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, सुना वर्ड, मैं सीए में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। यस सर। तो ये जो हमारा क्लरिकल वर्क होते हैं जिस तरीके के, जिसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं होती, ऐसी चीजों में क्या होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर 2 खास बात होती है, ये करनी आपको कंपलसरी होती है। क्यों? अगर आप सीए कर रहे हो तो कंपनी की तरफ, जो आपका इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी जरूरी है, 3 साल की इंटर्नशिप करनी जरूरी है, मस्ट है आपको ये सीखना। सो दैट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूट दैट दे आर गोइंग टू टेक दिस इंटर्नशिप, और कंपनी भी तो फिर तैयार होनी चाहिए 3 साल के किसी बंदे को रखने के लिए, तो इनके अंदर कोलैबोरेशन चलती है और उसको कहते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जैसे एक सीए के अंदर ही आपको काम करना है, एक लॉयर के अंदर ही काम करना है, तो सभी सीए को बंदे रखने ही पड़ेंगे अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है, अगर वो अपना प्रोफेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ सीए उसको इंटर्न के तौर पे रखने ही रखने हैं सिखाने के लिए। तो दैट इज नोन है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। दूसरी होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये भी सेम होती है, बट फर्क क्या होता है, इसमें कोई इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं होता, इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं है, और ये काम ज्यादातर टेक्निकल नेचर के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार ठीक करने वाला मैकेनिक, स्कूटर रिपेयर करने वाला मैकेनिक, अब उसके पास कई सारे छोटे छोटे लड़के आ जाते हैं काम सीखने के लिए, जी मेरा लड़का है जी 12 साल का हो गया, इसको काम सिखा दो, क्या ठीक है कल से आ जियो। और कौन सी जगह पे आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देखी होगी, ध्यान से सोचो, देखिए कहीं, सबको पता है, बताओ, 2 मैंने नाम बताए हैं, स्कूटर रिपेयर करने वाला, कार रिपेयर करने, कोई और बताओ जो आपने देखा हुआ और आप सबको पता है। बताओ आइडिया, आपकी मम्मी को भी पता है, और बोलो। सर इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन के पास भी लड़के जाते हैं बिल्कुल काम सीखने के लिए, और मैं बताता हूँ प्लम्बर। ब्यूटी, कौन? प्लम्बर या पार्लर में जो लोग जाते हैं। प्लम्बर नहीं, प्लम्बर। आज मैंने और 2-3 वर्ड सुने प्लम्बर के अलावा, कई सारे वर्ड्स के अंदर मैं देख रहा था बी साइलेंट होता है, डी भी साइलेंट होता है। प्लम्बर भी सही है वर्ड, आप सही बोल रहे हो प्लम्बर।
एज वेल एज इलेक्ट्रिशियन भी सही है, ब्यूटी पार्लर, राइट। अच्छा बताओ इन सब में खास बात क्या देखिए, मानो एक लड़की जाती है भाई किसी ब्यूटी पार्लर में, आंटी मुझे सिखा दो, वो क्या बोलेगी उसको, ठीक है कल से आ जियो, या फ्री में सिखाते हैं, क्या कहते हो आप, या कुछ पैसे देते हैं क्या करते हैं, आपको क्या लगता हो? सर फ्री में सिखाते हैं। सर फ्री में। नहीं, पैसे लेते हैं, पैसे देते नहीं है, पैसे लेते हैं सिखाने के। भाई कोई ब्यूटी पार्लर वाला अपना काम क्यों सिखाएगा, कल को उसी के साथ में पार्लर खोल के बैठ जाएगी वो, तो सारे ग्राहक तोड़ के तो लेके जाने उसने, कल को वहीं से तो जाएंगे ग्राहक सबसे पहले तो। भाई कोई लड़की बहुत अच्छा काम करती है मानो पार्लर के अंदर, तो आप क्या कहोगे, दीदी अब आप कहाँ काम करते हो, दीदी अब आप छोड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैं भी वहीं आ जाऊंगी, ऐसे ही बोलोगे ना। भाई मानो उसकी हेयर कटिंग बहुत बढ़िया है, मानो किसी बंदे के हाथ में हुनर होता है, बॉर्न कई बंदे होते हैं बढ़िया, तो सीखने तो आ गई हो, लेकिन जब कोई तो ग्राहक तोड़ेगी तो यहीं के तोड़ेगी ना सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, जब कोई किसी को सिखाती है उससे कुछ पैसे देती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर दो खास बात, नंबर 1 कंपनी किसी बंदे को टेक्निकल नॉलेज देती है, नंबर 2 उससे कुछ पैसे चार्ज करे जाते हैं। इंटर्नशिप में कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसका भी एक नाम होता है स्टाइपेंड। क्या मिलता है, स्टाइपेंड, क्लियर। अच्छा ये मेन नाम अब आपके, ये थियोरेटिकली दो तो पढ़ने ही पढ़ने आपको, लेकिन यहाँ पर आप दोनों जगह पे सोचो, बंदा काम कर रहा है, क्या वो खाली काम कर रहा है, कुछ आउटपुट भी दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, सर आउटपुट दे रहा है। सर आउटपुट भी आउटपुट दे कुछ ना कुछ प्रोड्यूशन भी कर रहा है, तो यानी कि वो काम कर भी रहा है और काम सीख भी रहा है, काम कर भी रहा है काम सीख भी रहा है, तो मतलब दोनों चीजें एक साथ, इसको कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब काम कर भी रहा है और काम सीख भी रहा है, इसलिए वर्ड याद रखना इसके, लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग, जब काम कर रहा है तभी सीख रहा है, काम कर रहा है सीख रहा है, काम कर रहा है सीख रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही, क्लियर होती बात। तो लर्निंग वाइल डूइंग इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्लियर। अब मानो कुछ काम है बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड काम है, गलती अलाउड ही नहीं, गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे एरोप्लेन बनाना है, एक सेकंड बेटा वेट करना, हेलो बढ़िया क्लास है, ठीक बाद में बात करता हूँ, फिर क्लास है। हाँ जी बेटा, तो ये हो गई ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम कर भी रहा है सीख भी रहा है, काम कर भी रहा है सीख भी रहा है। फिर आता है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बंदा काम सीख रहा है, कर नहीं रहा कुछ भी, जैसे मानो एरोप्लेन बनाना है, रॉकेट बनाना है, अब मानो उसमें गलती कर दे बंदा, तो दोबारा बंदे आएंगे ही नहीं, जो बंदा गया रॉकेट में तो गया, जिंदगी से गया वो तो ऐसी चीजों में वेस्टिबुल ट्रेनिंग होती है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होता है, पहले बिल्कुल वैसा ही, जो मशीनें बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, इनके अंदर जरा सा भी उसने गलती कर दी तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों की मशीन ही खराब हो जाएगी, तो ऐसी मशीनों पे काम करने से पहले डमी मशीन्स के ऊपर कुछ समय तक बंदे को पूरा प्रॉपर काम सिखाया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहां पर बिल्कुल वैसी ही मशीनें रखी जाती है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है एक्चुअल। तो ऐसी जो चीजें होती है उसका नाम होता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग, यानी कि सेम एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एज द एक्चुअल मशीन्स है, and the workers are given the thorough knowledge about the product and the machines, and this is known as vestibule training। ये तब होता है जब मशीनें बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, बहुत ज्यादा टेक्निकल नेचर की हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नेचर की हो, और बंदे को बिना किसी नॉलेज के उसको मशीनों पे काम करवाने के लिए ना भेजा जा सकता हो, या मशीनें बहुत ज्यादा कॉस्टली हो, इंपोर्टेड मशीन जिसे हम कहते हैं, तब क्या करता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग अप्लाई की जाती है। हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर। सर एक Yes, डाउट sir. बता दो। क्या सर एक डाउट बता दो। पूछो जी, पूछो डाउट पूछो। सर मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर एक स्टूडेंट है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है एक डॉक्टर के अंडर, और उसका प्रोफेसर भी उसको पढ़ाता है अलग से, उसका मतलब कोच है, तो वो कौन सी टाइप की ट्रेनिंग कर रहा है? आप खुद बताओ, आपको पता है, अभी तो बताया 1 मिनट पहले। भाई कोर्स एमबीबीएस कर रहा है ना, वो करते करते सीख रहा है ना,
तो किसके अंडर आ रहा है बताओ? सर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ही है वो। समझ गए भाई? ओके सर। उसको नेसेसिटी है इंटर्नशिप करना डॉक्टर के अंडर, सीखेगा नहीं तो करेगा कैसे? ये बिल्कुल सीए, लॉयर और डॉक्टर एक ही चीज है। और बताओ सर बस आपने एक क्या लिखा था? सर मैंने भी इंटर्नशिप पे लिखा था, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन थी बाद में। तो टीचर ने नंबर काट दिए क्या? सर पेपर ही नहीं मिला अभी। अच्छा, ओके। हाँ जी, आगे। देन देयर कम्स द टॉपिक ऑफ, हाँ जी बेटा, आपके 3 टॉपिक हो गए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग समझ गए, जहां पर बंदा काम करते करते कुछ सीख नहीं रहा। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग। उसका नाम क्या था? लर्निंग व्हाइल डूइंग। इसका नाम क्या है? लर्निंग बिफोर डूइंग। कुछ करने से पहले सीखना। हाँ जी बताओ राजी, क्लियर? यस सर। कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक? अभी तक आपको 3 टॉपिक अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ। 3 टॉपिक में आपका आधा चैप्टर तकरीबन तकरीबन कवर हो चुका है। अब आपका शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का अच्छा पहले आप स्टाफिंग का ना ये सुन लो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। देखो भाई, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाई, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस फॉलो किया। स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस कौन सा है? ये वाला प्रोसेस। आपने वन मैन पावर का पता लगाया, रिक्रूटमेंट करा, सिलेक्शन करा, ट्रेनिंग करी, परफॉर्मेंस को अप्रेज करा, ठीक है। और जब सिलेक्शन करने लगे तब आपने सब कुछ बड़े सोच समझ के करा। क्या क्या करा? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी, इंटरव्यू लिया, ठीक है, टेस्ट करा, बैकग्राउंड चेक करा, मेडिकल चेकअप करा। सब करने के बाद ही वर्कर को रखा। मतलब बिना किसी काम के काम वर्कर नहीं रखा। ऐसा नहीं कि बगैर रख दिया, चल भाई कल से आ जाइए जॉब पे, उठ के नहीं आना उसने। अब तो 40 मिनट तक रुक गया था भाई तुषार। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब कहता भाई स्टाफिंग का जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं पूरा का पूरा, जो हम स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कर को पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसका इंटरव्यू प्रॉपर ही कर रहे हैं, इसको कोई फायदा भी है? कुछ फायदा है? हमने कहा हाँ बिल्कुल सर, अंडरस्टूड है। जब किसी वर्कर का इंटरेस्ट चेक करके बंदे को रखोगे, एप्टीट्यूड चेक करके रखोगे, बंदे को ढंग से रखोगे, तो बंदे को अपने काम में सेटिस्फेक्शन होगी नहीं होगी? उसको वही काम दे दो जिससे वो रिलेटेड है, तो बताओ उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होगी नहीं होगी? यस सर। तो पहला एक पॉइंट जॉब सेटिस्फेक्शन, देखो लास्ट में नजर आ रहा होगा, 5th पॉइंट नजर आ गया। तो बंदे को सेटिस्फेक्शन होगी। फिर आपने उस बंदे को वही काम दिया जो उसको इंटरेस्ट के अंदर है, उसी काम के बेस्ट सुटेबल भी है, उसका हमने कैलिबर भी चेक करा, उसका ट्रेड टेस्ट भी चेक करा, सब करा। तो बताओ ऑर्गेनाइजेशन को आपको ऐसा नहीं लगना मोस्ट सुटेबल पर्सन मिलेगा हमें? क्योंकि हमने पूरा सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अपनाया था। 1000 वर्कर आए थे, 1000 में सिर्फ 10 को ही सिलेक्ट करा था। इसीलिए कहा जाता है रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे वर्कर को बुलाया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू सबको बुलाया जाता है। और सिलेक्शन क्या होता है? उसमें किसी एक को सिलेक्ट करा जाता है, बाकी सबको भगा दिया जाता है। तो यानी कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। लेकिन इस पूरी बात को अगर हम ध्यान से सोचे, आपको ऐसा नहीं लगता 100 में से अगर एक ही बंदा सिलेक्ट हुए, 2 सिलेक्ट हुए, तो इनके बारे को मोस्ट सुटेबल पर्सन हमें मिला होगा? यस सर। ठीक है। अब जब बंदे हमें सही मिले हुए, काम भी सही है, तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी नहीं होगी? परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगी। भाई मोस्ट सुटेबल पर्सन मिल गया, अब हमें उस काम की परफॉर्मेंस उसकी क्या होगी? बेटर होगी। और उससे क्या होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगी, सर्वाइवल होगा, कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी। जब हमारे सारे के सारे वर्कर दिल से काम करने वाले होंगे, उसके पैशनेट होंगे और काम भी अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी परफॉर्मेंस भी पूरी बैकग्राउंड चेक कर करके रखी हुई है, तो क्या होगा? हमारे पास कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, हमारे पास ना तो कभी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा वर्कर होंगे ना कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कैसे वर्करों को रखा था? सबसे पहला पॉइंट क्या था? एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, कितने वर्करों की जरूरत है, कितने वर्कर हैं, कैसे रखेंगे। फिर हमने वर्करों को बेस्ट रखा, तो हमारे पास ना तो कभी ओवर मैनिंग होगी,
ना ही तो वर्कर कभी ज्यादा होंगे, ना वर्कर कभी शॉर्टेज होगी। क्यों? क्योंकि हम मैन पावर प्लानिंग करके वर्कर को रख रहे हैं। तो अवॉइड ओवर मैनिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं होता। और हम जब वर्कर को प्रॉपर स्टाफिंग का प्रोसेस करके रख रहे हैं और हम कह रहे हैं वर्करों को हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वेस्टिबल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, वैसे तो और बहुत सारे मेथड होते हैं ट्रेनिंग के, जब हमने वर्करों को प्रॉपर ट्रेनिंग करके रखा हुआ है तो आपको ऐसे नहीं लगता हम किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कैपेबल होंगे। Will be able to adopt any kind of any technology in the organization whenever we require. यानी कि whatever may be the advanced technology that may be coming into the market, we will be easy capable to adopt that technology. Is that clear? Yes, sir. So these are the 4 topics जो मैंने आज आपको पढ़ाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया स्टाफिंग का प्रोसेस, सजेक्शन का प्रोसेस, ट्रेनिंग के मेथड्स, 2 मेथड, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और चौथा मैंने आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नथिंग न्यू, छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइनों से रिलेटेड ज्यादा टॉपिक नहीं जिसको आप इजीली पढ़ पाओ। एंड द लास्ट टॉपिक टुडे क्लास इज नीड फॉर ट्रेनिंग। भाई ट्रेनिंग की हमें जरूरत क्या है? ठीक है, ट्रेनिंग की हमें जरूरत क्या है? एक सेकंड जरा वेट करो, 1 मिनट। क्या था मेरा नाम? हाँ जी, मैं 2 लाइनें भेज रहा हूँ जो आपको याद करनी है। ठीक है, ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं। आपने दोनों की दोनों लाइनें नेक्स्ट क्लास तक याद करनी है, मुझे सुनानी है दोनों। ठीक है जी, और ये सुनानी मस्ट है, इसको 2-3-4 बार घोटा मारो, बहुत जरूरी है। हाँ जी, देखो आ गई ग्रुप के अंदर, चेक करो। सर बीएसटी में? हाँ जी, बेइज्जती में आ गई, देखो बेइज्जती के ग्रुप में आ गई। सर बीएसटी। हाँ बेइज्जती, हाँ जी देखो बेइज्जती के ग्रुप में आ गया। यस सर, आ गई। आ गई। ये 2 लाइनें आपको याद करनी है एज इट इज। हाँ जी दिव्यांशी, आपको भी नजर आ गई? यस सर। आप इसको बड़े ध्यान से देखो क्या कह रहा है। फॉर बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, हमारा एनवायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अब इसको बेटर रिस्पॉन्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर मैनेजर बनाने पड़ेंगे बाय गिविंग देम सिस्टमेटिक लर्निंग। उनको एक प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी, लर्निंग देनी पड़ेगी, जिससे कि उनका मोराल भी बढ़ेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर उनको ट्रेनिंग देंगे तो मोराल भी बूस्ट होगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सही बात है? हाँ जी, इज दैट क्लियर? पॉइंट सही है? तो आपने लाइन को एज इट इज रट लेना। फॉर बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, we have to prepare future manager by giving them the proper learning, systematic learning, which will boost their morale and in turn will increase their productivity. Clear? दूसरा, अब एम्प्लॉइज को किस तरीके का बेनिफिट होगा? भाई तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा, भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, मोराल बूस्ट होगा। वर्कर को किस तरीके का फायदा होगा? ट्रेनिंग इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ट्रेनिंग से क्या होता है? अब हमने वर्कर को ट्रेनिंग दी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, काम टाइम पे करेगा एम्प्लॉइज, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉइज
इंप्रूव देयर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड है, एक वर्कर कोई काम कर रहा है, अगर उसको काम करना है, जैसे मैंने को बंदा है गाड़ी चलाना सिखा दो उसको, हल्की सी गाड़ी सिखाए, चल भाई रोड पे, एक्सीडेंट करेगा नहीं करेगा? या बगैर सीखे अगर रोड पे निकल जाए तो एक्सीडेंट करेगा नहीं करेगा? 100% Yes, करेगा। sir. लेकिन अगर कोई बंदा पूरा ट्रेंड होगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देके भेजा गया, तो क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं होगा या कम होगा। यानी कि इससे इंप्रूव क्या होगी? सेफ्टी। अब जब एम्प्लॉय को सेफ्टी होगी तो उसका मोटिवेशन भी बूस्ट होगा, मोराल भी बूस्ट होगा। और उससे होगा क्या? अब मानो उस बंदे को, अब उसको क्या फायदा मिलेगा? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, अब उसको क्या फायदा होगा? उसकी अर्निंग बढ़ेगी और उसका करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, एंड इन टर्न विल इंक्रीज देयर अर्निंग्स एंड बेटर करियर। हाँ जी राजे, क्लियर? Yes, sir. तो आपने दोनों की दोनों लाइनें एज इट इज याद कर लेनी है। पेपर में अगर आपको आता है नीड फॉर ट्रेनिंग, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज द नीड फॉर ट्रेनिंग, व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर ट्रेनिंग, व्हाट इज द मोटिव फॉर ट्रेनिंग, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें 5 पॉइंट आप इसको अंडरलाइन करो, पहले अपने रजिस्टर में लिख लो आप इसको, रजिस्टर में इसको लिख लो। तो मैं दोबारा करता हूँ इसको ना। मैंने दोबारा भेज रहा हूँ इसको ना, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें, बट मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो बेटा, आ गया, दोबारा चेक करो। महक, Yes, sir. I think it is better than before. Yes, Now sir. listen, I have underlined it. पहला पॉइंट, बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 5 पॉइंट बेनिफिट के दिए मैं, 5 उसके दिए मैं, ध्यान से पढ़ लो। ये आपके पॉइंट्स है जो सारा हर एक पॉइंट इसमें कवर हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपका बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है? फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट को बीट कर पाते हैं। नंबर 2, फ्यूचर मैनेजर्स प्रिपेयर कर पाते हैं हम ट्रेनिंग के थ्रू। हम उनको सिस्टमेटिक लर्निंग दे पाते हैं जो उनको जरूरी है। हम उनका मोराल बूस्ट कर पाते हैं, एम्प्लॉइज का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोराल बूस्ट होता है, एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ट्रेनिंग का एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट है? इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉइज। नंबर 2, improve safety. Number 3, improves motivation and morale of employees. And the next, increases their earnings. And the last, better career. ये हमारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक है, मैंने 2 लाइनों में सारे पॉइंट डाल दिए, तो हम पॉइंट्स को याद नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके, बहुत मुश्किल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप एक लाइन बना दिए मैंने इसे 2। For better response to fast changing environment, we have to prepare future managers by giving them systematic learning, which will boost their morale and increase their productivity. And training provides or increases efficiency and effectiveness of the employees and improve their safety standards, which improve motivation and morale of the employees, and in turn increases their earnings and better career. ठीक है, 2 लाइनें याद करोगे, सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे आपको। हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. मैंने बहुत कोशिश करी थी कोई स्टोरी वगैरह बनाने की, बट बन नहीं पाई मुझसे, बहुत कोशिश करी हमने, क्योंकि सारे वर्ड है ना इधर उधर के थे,
कोई रिलेशन बैठ ही नहीं पा रहा था किसी बात के अंदर। तो मैंने ट्रेनिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग की स्टोरी बना दी कि इस लाइन को याद कर लो, स्टोरी भी तो याद करोगे, इसको याद करोगे, इससे बेटर कोई। ठीक है, डन। सो दिस क्लियर्स योर हाफ चैप्टर, राइट हैंड साइड फुल क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, दैट विल टीच नेक्स्ट क्लास। ओके, 1 घंटा ना कॉन्टिन्यूस बोलना पॉसिबल नहीं होता, थ्योरी है ना, फिर आगे भी थ्योरी पढ़ानी है सारा। हाँ जी बेटा, हो गया राजे, बताओ कोई शंका या शंका है? Done, sir. No, sir. ओके डन। तो आज बेटा आपको इसको अभी के अभी पढ़ लो, मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइव के अंदर पढ़ा ही हुआ सब कुछ। बिजनेस स्टडीज 12th, क्या है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हमारा चैप्टर के नोट्स, ये रहे नोट्स, चैप्टर नोट्स। अब इसके अंदर आपका स्टाफिंग के अंदर क्या क्या हो गया, रोल ऑफ स्टाफिंग हो गया। देखो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, राइटली सेड, एक बंदे ने कहा था, द राइट पीपल कैन हेल्प टू टेक द बिजनेस टू द टॉप एंड द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक द बिजनेस। ठीक है, सही बंदे हुए तो ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जाएंगे, और गलत बंदे हुए तो क्या कर देंगे, बिजनेस को तोड़ के रख देंगे। ठीक है, देन ये देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। What are the importance of staffing? Advantages of advancement of technology. The staffing function has assumed greater importance these days because of rapid advancement of technology. क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है, इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। लोगों का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पहले लोग सीधे साधे होते थे, साधारण होते थे, एक बात को जैसे बोले समझ, लेकिन अब लोग भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, उनका नेचर भी बहुत ज्यादा बिहेवियर कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, लोग समझदार होते जा रहे धीरे धीरे, तो इसीलिए हमारे को ट्रेनिंग स्टाफिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब लोग है ना समझदार हो गए, तो झूठ वगैरह बोलना, सब मुंह के ऊपर मुकर जाना, बातों में गोलमोल कर देना, ये सब चीजें लोगों में आ गई बाय नेचर। ठीक है, तो इस तरह में हमारे को क्या था, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हमें टेक्नोलॉजी को अकॉर्डिंगली एडवांस करने के लिए लोगों को हमें स्टाफिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अवॉइड ओवर मैनिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मैन पावर का अवॉइड करना हमें जरूरी, यानी कि हमारे मैन पावर एक्स्ट्रा भी नहीं होगी कंपनी में। Staffing helps to ensure optimum utilization of human resource by avoiding overmanning. It prevents underutilization of manpower and high labor cost. At the same time, it avoids disruption of work by indicating in advance the shortage of the personnel. अगर वर्कर कम होंगे तो बता देंगे। ठीक है, availability of most suitable personnel. Staffing identifies the requirement of workforce. The requirement of workforce ये दो बार लिखा गया, to fill the positions of the organization structure and suggest the right people for the right job. It ensures that the people with adequate competencies are employed. हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को रख रखा है जिनकी competency हमारी क्या है, ensure है। Improved performance, हमारी performance क्या होती है, improve होती है by putting right people on the right job. ये देखो staffing की ना लाइन होती है, मैंने आपको पहले ही बोली होगी शायद, staffing का मतलब right person at the right job at the right time, doing the right kind of work. Right person at the right job at the right time doing right kind of work, इसका नाम क्या था, स्टाफिंग। सही समय पर सही जगह पे सही आदमी का होना हमारी ऑर्गेनाइजेशन, यही हमारी क्या है, स्टाफिंग है। यानी by putting the right people in the right job, staffing help business enterprise to use physical resources in the most optimal manner, leading to higher productivity, better efficiency and improved performance. आप सिर्फ इतनी ही लाइनें लिख के आ जाना, ये 2-4 लाइनों में सब कुछ कवर कर रखा है मैंने, बहुत सोच समझ के लाइनें बनाई थी मैंने भाई। आप किताब उठा के देखोगे पता नहीं क्या क्या लिख रखा होगा, मैं तो शॉर्टकट में काट कूट के लिखा हुआ, 4-5-6 किताबें सामने रखकर तब जाके मैं नोट्स बनाए थे मैंने। इतना लिखने वाले टीचर आपका आधा नंबर भी काटने से पहले 10 बार सोचेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अपडेट्स मैनेजर विद द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, द सक्सेशन प्लानिंग for managers ensure the continuous survival and growth of the enterprise. सक्सेशन प्लानिंग मतलब हमें देखना है कि आज अगर ये वर्कर चला भी गया तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नए वर्कर हमारे बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे हमने पहले रख रखे होंगे। फॉर द मैनेजर ensure the continuous survival and growth of the organization, improve job satisfaction and the morale of the employee. Staffing provide opportunity to grow through internal promotions, appreciates and rewards the contribution of the employees through continuous appraisal. This improves job satisfaction and morale of the employees. Done. Up to this point, any doubts? No, sir. हाँ जी ठीक है। What is the estimating manpower requirement?
तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का जो पॉइंट था उसको भी पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंसर्न विद फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायरमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर। टाइप रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। वही मैन पावर रिक्वायरमेंट का मीनिंग बता रखा है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट होता क्या है? That means type refers to the specific qualifications, skill, experience, etc. to be possessed by the employees. The manpower requirement of an organization and estimated keeping in mind the present activities and the future plans like production schedule, demand forecast, market trends, etc. अब उसमें बताया गया वर्कलोड एनालिसिस क्या है, वर्कफोर्स एनालिसिस क्या है। Workload analysis involves determining the number and the type of resources required to perform various jobs to achieve the organizational objective. The workload analysis can be used to prepare specific job description and desirable profile of the people required to fulfill the responsibility, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, कुछ इसमें पूछना है या दोबारा आपको लाइन पढ़नी है मुझे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताओ, देख लो आप एक बार, रीडिंग कर लो और मुझे बता दो। आपने याद बस यहीं से करना, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि नोट्स को मैंने बड़ी मेहनत करके बना रखा है। बस अब इसके अंदर बिल्कुल भी त्रुटि मत करना, वैसा ऐसा ना हो कि पढ़ के आप किताबों पर जाओ, बाद में पता कि आपके नंबर नहीं आ रहे, टीचर आपको नंबर नहीं दे रहा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। क्योंकि मेरी अगर ये लाइन आप लिख के आओगे, टीचर आधा नंबर काटने में 100 बार सोचे। लाइनें चाहे, अब ये पता कितनी लाइनों का टॉपिक है जो मैंने लिखा हुआ, देखो ये आपको लग रहा होगा 6-7 लाइनों की, 6-7 लाइनें देखो पूरे पेज की अगर आप करोगे तो दोनों जगह मिला के देखो टोटल 8 लाइनें, तो मतलब 4 लाइनों का टॉपिक हो गया। अब 3-4 लाइनें अगर आप किसी टॉपिक की लिख दोगे ना, और जब उसको रजिस्टर में लिखोगे तो आपकी 4 की बजाय 5 ही लाइनें बैठेगी। बस आप इतना लिख कर जाना, मेरी गारंटी टीचर आधा नंबर काटेगा, 100 बार सोचेगा कि आधा नंबर काटूंगा। टाइम लगेगा, जा रहा हूँ 5 मिनट। हाँ जी ठीक है बेटा, डन। यस सर। ये वर्कफोर्स एनालिसिस बेटा जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया बस आप उतना आज पढ़ लेना इसमें से। जैसे मैंने कहा था प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ये सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको लिख के दी हुई हैं। प्लीज आप इसको यहीं से एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, किताब से याद करने की कोशिश मत करना बस, ठीक है। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, आप नोट्स सारे यही पढ़ना जो मैंने आपको लिख के दिए हैं। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को नोट्स दिए हैं, जिन जिन बच्चों ने आज तक इससे पढ़ के आए ना, कभी उनका आधा नंबर काटने से पहले टीचर 100 बार सोचता है कि नंबर काटू तो काटू कहाँ, जगह नहीं मिलती टीचर को नंबर काटने के लिए। ये नहीं कि मेरा मटेरियल सारा खुद का लिखा हुआ है, बनाया मैंने भी किताबों से ही हुआ है, एक ही किताब की लैंग्वेज। क्योंकि बिजनेस स्टडीज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लिखनी आपको बुक की ही लैंग्वेज है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज लिख के आओगे टीचर नंबर नहीं देता। हाँ, लेकिन लैंग्वेज इतनी मुश्किल भी नहीं है जो मैंने आपको बता रखी है। मतलब बना के, जितना मैं बना के लिख सकता था, जितना मैं कर सकता था, मैंने वो करने की कोशिश करी है, ताकि टॉपिक भी पूरा कवर हो, लैंग्वेज भी आसान हो, सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आज आपने सादा टॉपिक, ये आधे से ज्यादा टॉपिक आपका हो चुका है, आपका रिक्रूटमेंट रह रहा है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा। एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देखो ये पिटाई वाला टॉपिक भी आ गया। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या था, देखो एक एक दो लाइनों का ही आंसर है इन सबका। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, सारे टेस्ट यहाँ पे लिखे हैं। डन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम इसके आगे करते हैं। अभी 1 पेज का 1.5 पेज का भी आपका काम हो रहा है जो मुझे पढ़ाना बाकी है। ओके डन, अभी मिलते हैं अकाउंट्स की क्लास में। पहले तो बीएसटी क्लास, इको की क्लास की क्लास है ना 4 बजे? हाँ जी हाँ जी, ग्रुप में डाल देना 4 बजे कम फॉर द क्लास। ओके सर, डन, ओके बाय बाय, गुड डे। और ये वाली लाइन जरूर याद करना जो 2 लाइनें मैंने अभी आपको दी थी, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग की। ठीक है सर अच्छा, मैं शायद से ये क्लास ना लूं क्योंकि मेरे प्री बोर्ड आने वाले हैं, मतलब मंडे को प्री बोर्ड है। कोई बात नहीं बेटा, जो भी आप कर रहे हो ठीक है, बट आप देख लेते। ठीक है, ओके डन, बाय।